जी नमस्कार, मेरा नाम राजकुमार है और मैं बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट से बिलॉन्ग करता हूँ। मेरा इस बार 65th बीपीएससी में 30 रैंक मैंने अचीव किया है और मुझे जो है बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिली है। इससे पहले भी मेरा 64th बीपीएससी में रेवेन्यू ऑफिसर के पद पर सिलेक्शन हुआ था और अभी फ़िलहाल मैं जो हूँ वो बीएसएनएल में एज ए जूनियर इंजीनियर 2014 से वर्क कर रहा हूँ। तो देखिए अब शुरू करते हैं। ये ऐसे एस्पिरेंट के लिए है जो कि जॉब में रहते हुए अपनी प्रिपरेशन को करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने भी जो है अपनी पूरी की पूरी तैयारी सेल्फ स्टडी और जॉब में रहते हुए बिना किसी छुट्टी के कंप्लीट की है। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो एक बात यहाँ पर श्योर है कि आप लोग या आप लोग में से कोई भी कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इस एग्ज़ाम को मैंने कैसे टैकल किया, क्या मेरी स्ट्रैटेजी रही, क्या मेरी बुक लिस्ट थी, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एक पीसीएस एग्ज़ाम की तरह जस्ट लाइक स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की तरह इसके भी एग्ज़ाम के 3 स्टेज होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट स्टेज होता है प्रीलिम्स, सेकंड होता है मेंस और थर्ड जो है वो इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स जो है, सबसे पहले प्रीलिम्स की बात कर लेते हैं। प्रीलिम्स जो है वो 150 क्वेश्चंस का होता है और 150 मार्क्स का होता है। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है और 2 घंटे आपको मिलते हैं और कट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली जो है वो जनरल कैटेगरी वाले के लिए 110 के आसपास में रहती है। तो सबसे पहले जो मैं यहाँ पर बुक लिस्ट के बारे में बताऊँगा, सबसे इम्पॉर्टेंट बुक लिस्ट है जो कि हर एक कैंडिडेट को फॉलो करनी ही चाहिए। तो उसमें जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, क्योंकि बीपीएससी में यूपीएससी की तरह डिटेल्ड सिलेबस नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक ही आपका मेन बुक है, जो कि आपको एग्ज़ाम में आपकी सक्सेस को सुनिश्चित करता है। तो मैंने भी जो है वो 20 साल के प्रीवियस क्वेश्चन को देखा और उससे मैंने एनालाइज़ किया कि इसमें जो मेन जो सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर है, बिहार स्पेशल है और साइंस एंड टेक है और 10 नंबर के मैथ पूछे जाते हैं। तो इन सब के बारे में मैं धीरे धीरे बताता हूँ। मैंने जो है हिस्ट्री पार्ट को मैंने कैसे कवर किया, तो इसके लिए मैंने जो है वो एंशियंट और मिडाइवल हिस्ट्री के लिए मैंने लुसेंट की जो जनरल साइंस की बुक आती है, बस उसी को मैंने बार बार पढ़ा। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो है स्पेक्ट्रम आईपीएस राजीव अहीर सर की बुक है, उसको मैंने फॉलो किया और ये बुक सभी लोग फॉलो करते हैं, वो चाहे यूपीएससी हो या फिर बीपीएससी हो या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस हो। तो यही मेरी हिस्ट्री की बुक लिस्ट थी। सेकंड जो है ज्योग्राफी के लिए मैंने टोटली एनसीईआरटी 11th और 12th क्लास पे रिलाई किया और मैंने उसी को बार बार पढ़ा। इंडियन पॉलिटी की बात करें तो लक्ष्मीकांत, यहाँ पर आप लोग को बताने की ज़रूरत नहीं है कि एम लक्ष्मीकांत की बुक जो है वो एक तरह से बाइबल कही जाती है इंडियन पॉलिटी के लिए, तो मैंने भी उसी को पढ़ा। इकोनॉमिक्स के लिए जो है यहाँ पर ज़्यादा प्रीलिम्स में उतने क्वेश्चन आते नहीं हैं, तो बेसिकली ये आपका करंट अफेयर से ही कवर हो जाता है। बस इसमें जो कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ शब्दावली होती है जिनको आपको जानना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल कैपिटल रेवेन्यू में क्या अंतर होता है, जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, इसके लिए जो है मैंने कोई भी एक सिंपल सी बुक उठाई जिसमें कि ये सारे शब्दावली अच्छे से एक्सप्लेन किए गए थे और बाकी मैंने इसको जो है करंट अफेयर से ही कवर किया था। इसके बाद साइंस एंड टेक पोर्शन के लिए भी मैंने जो है वो लुसेंट की जनरल साइंस की जो बुक आती है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो सेक्शन है उसको मैंने लाइन टू लाइन और अनेक बार उसको मैंने पढ़ा था और इस तरह से मेरे जो है साइंस में अच्छे मार्क्स आते थे हमेशा। बिहार स्पेशल के लिए मैंने इम्तियाज़ अहमद सर की बुक पढ़ी थी और वो मोर देन एनफ है पीटी के लिए, और ये बुक जो है आपको मेंस में भी काम देती है। और अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन और सबसे कन्फ्यूजिंग सेक्शन, जिसमें कि सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है, वो है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के लिए मेरी क्या स्ट्रेटजी थी, चूँकि यहाँ पर यूपीएससी की तरह आपको डिटेल्ड में नहीं पढ़ना होता है, बस वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इसके लिए जो है मैंने एक सब्जेक्टिव टाइप की मैगजीन उठाई थी। मैंने प्रतियोगिता दर्पण की मैगजीन उठाई, उसमें सब्जेक्टिव टाइप के लिखे हुए रहते, मैंने उनको जो है 2-3 लाइन में जो है सभी का शॉर्ट नोट्स बना लिया था। और इसके अलावा जो है मैंने कोई एक ऑब्जेक्टिव टाइप की बुक उठाई थी, मैगजीन जो मंथली मैगजीन आती है, और इन दोनों जो करंट अफेयर होते हैं, चूँकि मंथली वाइज ऑलरेडी ये डिस्ट्रीब्यूट आते हैं, मंथली वाइज ही आते हैं, तो मैंने एक मंथ के जितने भी करंट अफेयर्स इन दोनों मैगजीन से होते हैं सभी को एक कॉपी पे नोट किया था और इस तरह से मैंने 12 महीने का करंट अफेयर तैयार किया। एग्ज़ाम से ठीक 1 साल पहले का मैंने करंट अफेयर तैयार किया था और बार बार मैंने रिवाइज़ किया एग्ज़ाम से पहले, और मेरा ये इस तरह से प्रीलिम का स्ट्रैटेजी था। और प्रीलिम्स के लिए जो मेरी मेन स्ट्रैटेजी थी वो ये थी कि मैं जितने भी सब्जेक्ट थे उन सभी के नोट्स अपने कॉपी में तैयार कर लिया था और इस तरह से मेरे पास 3 कॉपी हो चुके थे।
एक जो होता है स्टैटिक पार्ट के लिए, एक करंट अफेयर के लिए, और एक बिहार स्पेशल की मैंने जो है करंट अफेयर और स्टैटिक पार्ट के लिए एक अलग से नोटबुक बनाई थी। और मेरा ये स्ट्रेटजी था कि एग्ज़ाम से ठीक 1 महीने के पहले जो है मैं अपने नोट्स कंप्लीट कर लेता था, और 1 महीने का टाइम मैं स्पेसिफिकली जो है वो प्रीलिम्स के लिए रखता था रिवीजन के लिए। और इसी स्ट्रेटजी के बदौलत जो है आप कह लीजिए कि मेरा 64th बीपीएससी पीटी हुआ, 65th बीपीएससी पीटी हुआ और 66th बीपीएससी पीटी हुआ। मतलब कि इसी स्ट्रेटजी के बलबूते पे मैंने लगातार 3 प्रीलिम्स को क्लियर किया है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरी स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मेंस की। तो मेंस में जो है वो बेसिकली 3 पेपर होते हैं। एक जीएस पेपर 1 का होता है, जीएस पेपर 2 का होता है और जीएस और ऑप्शनल का होता है। ये सभी जो है वो 300 मार्क्स के होते हैं। और एक हिंदी का पेपर होता है जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है, 30% मार्क्स लाने होते हैं, जो कि आसान ही होते हैं, उसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। तो जीएस पेपर 1 की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है कुल मिला के आपको 8 क्वेश्चंस लिखने होते हैं और इसमें 3 सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शंस होता है हिस्ट्री का, सेकंड होता है आपका करंट अफेयर और तीसरा होता है आपका स्टैटिक्स, जो कि सिंपल लेवल के मैथमेटिक्स टाइप के होते हैं। तो हिस्ट्री के लिए जो है यहाँ पर अगेन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बुक लिस्ट है पूरे मेंस के लिए वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। तो मैंने भी यही किया था, मैंने 20 साल के क्वेश्चन बैंक को एनालाइज किया था कि कहाँ से बीपीएससी क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि जीएस पेपर के लिए भी डिटेल्ड सिलेबस जो है वो बीपीएससी में अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक ही आपको गाइड करते हैं। तो हिस्ट्री के लिए जो है मैंने वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा और उसी के अनुसार जो है वो मैंने अपना नोट्स बनाया खुद का और फिर हिस्ट्री को वहाँ से मैंने कंप्लीट किया। जैसे हिस्ट्री में एक ट्रिक होती है कि आपको 1 साल के क्वेश्चन छोड़ करके अल्टरनेट मैनर में आपको तैयार करने चाहिए। लेकिन अभी रिसेंटली जो है बीपीएससी ने अपना ट्रेंड चेंज किया है और ये लगातार क्वेश्चन को रिपीट भी करती है, तो अल्टरनेट मैनर यहाँ पर मायने नहीं रखता है। तो मैंने भी अपने स्ट्रेटजी को चेंज किया और जितने भी टॉपिक होते हैं उन सभी को मैंने अपने नोट्स में प्रिपेयर किया और उसी तरह से मैंने उसको रिवाइज करने की कोशिश की। एक चीज़ और मैंने इस बार की थी जो कि मैंने 64th में नहीं की थी, कि हिस्ट्री के क्वेश्चन को भी मैंने करंट अफेयर से या फिर जो है कुछ अलग डायमेंशन देने की कोशिश की है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताना चाहूँ तो पाला आर्ट्स का जो है एक क्वेश्चन आता है। आर्ट्स में 3 बेसिकली फॉर्म होते हैं, 8 फॉर्म यहाँ पर बीपीएससी में, पाला, मौर्य और पटना कलम। तो इस बार जो है मेरे एग्ज़ाम में पाला आर्ट से पूछा गया था। तो मैंने उसमें जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी इसमें लिंक कर दिया था और इंडियन फॉरेन पॉलिसी को भी लिंक कर दिया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लिंक किया क्योंकि यहाँ पर जो अगर हम लोग पाला आर्ट जो है इसको अगर डेवलप करते हैं तो इससे टूरिज्म हमारा डेवलप होगा और पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट जो भी ये सारे बेसिक मुद्दे हैं वो सभी सॉल्व हो सकते हैं। तो मैंने इसको लिंक कर दिया था अपने आंसर में। और साथ ही साथ जो है पाला आर्ट्स हो या फिर मौर्य आर्ट्स हो, ये मेनली बुद्धिज़्म पे डिपेंड है, बुद्धिज़्म ही है ये। तो इसलिए जो है मैंने यहाँ पर जो है बुद्धिस्ट सर्किट इंडियन गवर्नमेंट की स्कीम जो है, और इसके अलावा जो है मैंने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में भी यहाँ पर कुछ लिखा था कि ये हमारा इम्पोर्टेंट प्लेयर है, ये हमारा इम्पोर्टेंट पिलर है साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के साथ में लिंक करने के लिए, सॉफ्ट पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो इस तरह से मैंने हिस्ट्री को टैकल किया था। करंट अफेयर में आते तो यहाँ पर मैंने जो है बेसिकली विज़न आईएएस की जो मैगज़ीन आती है मंथली, उसको मैंने फॉलो किया था। वहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शंस आते थे, यहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते थे, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन था, वहाँ पर पॉलिटी से आते थे, इकोनॉमिक्स से, तो सभी टॉपिक को जो भी इम्पोर्टेंट मुझे 4 पन्ने में लिखने के लिए बेसिकली आते थे वो मैं तैयार कर लेता था अपने नोट्स में। और इसी तरह से मैंने करंट अफेयर को प्रिपेयर किया और इसी तरह से जो है मैंने करंट अफेयर को तैयार किया था। और इसके अलावा मैंने इंटरनेट और यूट्यूब और राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी, जहाँ से भी जो कंटेंट मिल सकता है रिलेवेंट कंटेंट, वो मैं तैयार किया करता था। तो इस तरह से मैंने नोट्स मेकिंग की थी। स्टैटिक्स के लिए मैंने कुछ नहीं किया था, बस 20 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बनाया था और उसी से मेरा हो गया था। और यहाँ पर आपको मेंस एग्ज़ाम लिखने से पहले एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की। तो मैंने कोई आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की थी क्योंकि मेरा ये स्ट्रेटजी था, चूँकि मैं वर्किंग एस्पिरेंट था तो मेरे पास टाइम की ऑलरेडी कमी थी। तो मेरा ये स्ट्रेटजी था कि मैं लिखने के बजाय अगर कंटेंट पे फोकस करता हूँ, अगर चीज़ें मेरे दिमाग में रहेंगी तो कॉपी पे मैं उसको उतार सकता हूँ। और इसको चेक करने के लिए मैंने जो है सिर्फ एक आंसर लिखी थी कि मैं 25 मिनट में जो हूँ 4 पेज लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ। तो मैंने वो टेस्ट किया और मैं पाया कि मैं लिख सकता हूँ, तो मैंने कंटेंट पे ही फोकस करना ज़रूरी समझा। और जो लोग भी ऐसा, मतलब ज़रूरी नहीं है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है, कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने बिना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने 2 एग्ज़ाम को क्लियर किया है, 64 65।
तो आप पे ये डिपेंड करता है कि आप अगर नहीं लिख पाते हैं तो मेरा सजेशन रहेगा आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आप लिख पाते हैं, स्ट्रक्चर सब कुछ सेम ही होता है, इंट्रोडक्शन होता है, मिडिल पार्ट होता है और कंक्लूजन होता है, तो आप अपने कंटेंट पे फोकस कीजिए, ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा उन लोगों के लिए जिनके पास टाइम की कमी है। अब बात करते हैं जीएस पेपर 2 की। तो यहाँ पर भी 3 सेक्शन होते हैं, 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है और यहाँ पर भी आपको 8 क्वेश्चंस लिखने होते हैं। तो पहला पार्ट जो इसमें आता है वो है इंडियन पॉलिटी का, और इसके लिए मैंने जो है विजन आईएएस की मंथली करेंट अफेयर की बुक, मैगजीन और एम लक्ष्मीकांत, ये 2 मेरे सोर्सेस रहे थे और इसी से मैंने पॉलिटी को कवर किया था। और यहाँ पर भी अगेन मैंने जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से अपने प्रिपरेशन को एक दिशा दी। इसके बाद इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और तीसरा सेक्शन आता है आपका साइंस एंड टेक का। तो ये दोनों टॉपिक आजकल बीपीएससी जो है वो लिंक करके पूछता है और लगभग दोनों में एक ही तरह के टॉपिक होते हैं, बस आंसर राइटिंग की थोड़ी सी यहाँ पर स्ट्रैटेजी होती है वो डिफर हो जाती है। इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में आपको जो है आप जनरल आंसर पे लिख सकते हैं, साइंस एंड टेक में जो है स्पेसिफिकली आपको साइंस एंड टेक रिलेटेड जो है चीज़ें लिखनी होती हैं। तो इसमें कुछ बेसिक टॉपिक होते हैं जो कि बीपीएससी के हमेशा से फेवरेट रहे, जैसे एग्रीकल्चर है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, अर्बन डेवलपमेंट है, रूरल डेवलपमेंट है, वेस्ट मैनेजमेंट है। तो इस तरह के टॉपिक को मैंने अपने नोटबुक में तैयार कर लिया था। इसी तरह से साइंस एंड टेक में भी जो है न्यूक्लियर एनर्जी है, इसरो है, बायोटेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, अर्बन डेवलपमेंट है। तो इस तरह के जो मेन टॉपिक जो मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिले थे उनको मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया था। तो इस तरह से जो है मेनली जो है मैंने अपने कंटेंट डेवलपमेंट पे फोकस किया था। मैं अपने इंट्रोडक्शन में एक फैक्ट डालता था या फिर एक कोड डालता था, उसके बाद मेन बॉडी में डायग्राम और जो है पाई चार्ट आप बना सकते हैं, मैंने भी बनाई थी, और कंक्लूजन में अगेन एक फैक्ट में डालता था। और एक चीज़ें मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहूँगा कि मैंने बिहार इकोनॉमिक्स सर्वे को टोटली रेफ़र किया था, उसके मैंने नोट्स बना लिए थे, शॉर्ट नोट्स कह लीजिए या समरी कह लीजिए, मैंने बना लिए थे और उसी का डाटा जो है मैं हमेशा हर एक जगह पे यूज़ किया करता था। तो ये चूँकि बिहार गवर्नमेंट की एग्ज़ाम है तो आपको अगर बिहार गवर्नमेंट के डाटा को आप डालते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव लगता है, ऐसा मुझे लगता है। और इसके अलावा जो है मैंने जो क्वेश्चन मेंस के पूछे गए थे हर एक सेक्शंस के जितने भी टेल्स होते उन सभी को अच्छी तरह से एड्रेस किया था। और इसके अलावा जो है मैंने बिहार सरकार के स्कीम्स भी डाले, चाहे वो पूछे गए या ना पूछे गए, मैंने हमेशा उस टॉपिक से रिलेटेड जो है बिहार गवर्नमेंट के स्कीम को डाला, बिहार इकोनॉमिक सर्वे के डाटा को वहाँ पर डाला, डायग्राम बनाए, जहाँ पर ज़रूरत थी मैंने मैप बनाए। तो इस तरह से मेरी जो है ये आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कह लीजिए या फिर मेरी स्ट्रैटेजी कह लीजिए, मैंने इस तरह से मेंस एग्ज़ाम को टैकल किया। और स्पेसिफिकली अब बात करते हैं अपने ऑप्शनल की कि उसको मैंने कैसे प्रिपेयर किया। तो मेरा ऑप्शनल जो था वो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन था और बीपीएससी में ऐसा कहा जाता है कि इस ऑप्शनल से ज़्यादा सिलेक्शन नहीं होते हैं या फिर नंबर अच्छे नहीं उठते या फिर टॉपर्स में नहीं आते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने रिज़ल्ट को देख करके कह सकता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑप्शनल पे डिपेंड आपका रिज़ल्ट नहीं होता है, रिज़ल्ट डिपेंड होता है आप पे कि आप उस ऑप्शनल को कैसे टैकल करते हैं। तो मैंने भी वही काम किया था, मैंने भी जो है उधेड़ बुन में जल्दीबाजी में पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल को ले लिया था चूँकि मैं यूपीएससी को प्रिपेयर कर रहा था पहले। तो यहाँ पर जो है इसके लिए मैंने जो है या मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो मैं ऑप्शनल को छोड़ दूँ या फिर इसी ऑप्शनल को प्रिपेयर करूँ या फिर अगले एग्ज़ाम में ऑप्शनल को चेंज करके प्रिपेयर करूँ। तो मैंने जो है इसी ऑप्शनल को प्रिपेयर करना बेटर समझा क्योंकि मेरे पास यही बेस्ट उपाय भी मुझे लगा। तो मैंने इसके लिए जो है दिल्ली से सुभा रंजन मैम की पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन के नोट्स मंगाई और इसके अलावा जो है टोटली मैं न्यूज़पेपर पर रिलाई रहा। तो सुभा रंजन मैम की जो नोट्स है वो बेस्ट है, यहाँ से आपके स्टैटिक पार्ट, इंटरनेशनल रिलेशन के स्टैटिक पार्ट ये सारे कवर हो जाते हैं और डायनेमिक पार्ट करंट अफेयर के लिए आप न्यूज़पेपर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में जो है एक पेज आता है जिसमें कि डिफरेंट स्कॉलर जैसे कि सी राजा मोहन सर, निरुपमा रॉय, हर्ष वी पंत, इन तरह के जो स्कॉलर हैं वो अपने राय देते हैं इंटरनेशनल रिलेशन पे। तो मैं वहाँ से आर्टिकल को पढ़ा करता था और उनको नोट अपने किया करता था कॉपी में। तो ये थी मेरी ऑप्शनल के स्ट्रेटजी और यही 2 चीज़ें मैंने की थी। सुभा रंजन मैम के नोट्स पढ़े थे और करंट अफेयर के लिए मैंने न्यूज़पेपर को पढ़ा था, इंडियन एक्सप्रेस स्पेसिफिकली, और द हिंदू को मैंने फॉलो किया था। तो इस तरह से मैंने जो है अपने ऑप्शनल को टैकल किया और अच्छे मार्क्स मिले मुझे। और मैं इस बार अगर 30 रैंक मेरी आई है तो कहीं ना कहीं मैंने जो है इस ऑप्शनल को लेकर के अच्छा स्ट्रेटजी बनाया था, मैं ऐसा समझता हूँ। अब बात करते हैं कि इंटरव्यू स्टेज जो कि इस एग्ज़ाम का फाइनल स्टेज है, तो इसको मैंने कैसे टैकल किया। तो देखिए इस इंटरव्यू स्टेज जो है सबसे आसान स्टेज है, लेकिन मेरे लिए ये जो सबसे हार्ड
जो स्टेज था वो सबसे हार्ड स्टेज था। क्यों? क्योंकि मेरा मीडियम जो था वो इंग्लिश था मेंस में, और मैं इंटरव्यू में लेकर के इस मीडियम को लेकर के काफ़ी चिंतित रहा करता था, क्योंकि मुझे इंग्लिश उतनी अच्छी से बोलने नहीं आती है, या फिर मैं उन लोगों के सामने जो बड़े बड़े सब लोग होते हैं वहाँ पर इंटरव्यूअर होते हैं उनके सामने मैं अंग्रेजी बोल नहीं पाता। तो मीडियम को लेकर के मुझे हमेशा चिंता थी। तो ऐसा कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं है, मीडियम आपके सक्सेस के रास्ते में नहीं आती है। अगर आपके सक्सेस के रास्ते में कोई चीज़ आती है तो वो केवल आप ही हैं, और आप अगर अपने आप को डिटरमिन कर लेते हैं कि मुझे अचीव करना है, तो फिर और कोई भी चीज़ आपके सक्सेस के बीच में नहीं आ सकती है। तो ऐसा ही इंटरव्यू में भी हुआ। मैं मीडियम को लेकर के बहुत चिंतित था। मैंने लेकिन इंटरव्यू में एक शब्द भी अंग्रेजी का नहीं बोला, हिंदी ही बोली जो आम बोलचाल की भाषा होती है, और मुझे इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स मिले और मेरा सिलेक्शन जो है लगातार 2 बार 64 65 में मेरा हो पाया। तो इंटरव्यू में बेसिकली करना क्या होता है कि अपने बैकग्राउंड की कुछ चीज़ों को आपको कवर करना होता है, जैसे कि आपने स्कूलिंग कहाँ से की, आपकी ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, आपने किस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की है, अपने गैप जो किया है उसको आप किस तरह से एड्रेस करते हैं वहाँ पर। इसके अलावा जो है मेनली आपका जो कंटेंट होता है इसमें करंट अफेयर, और मुझ में जो दोनों इंटरव्यू थे उसमें जनरली जो है मुझे करंट अफेयर ही पूछे गए थे। और मैंने जो है वो 2 पेपर पढ़ता था, न्यूज़पेपर, एक हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ता था, एक हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ता था दैनिक जागरण का राष्ट्रीय एडिशन, और एक पढ़ता था इंग्लिश द हिंदू। और ये दोनों न्यूज़पेपर को मैंने इंटरव्यू के समय भी पढ़ा था, और मेरे इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आए और मेरा सिलेक्शन हो पाया। तो इस वीडियो में मैंने बताई अपनी कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को मैंने कैसे टैकल किया, और मैं उम्मीद करता हूँ बहुत लोगों को इससे थोड़ी हेल्प मिली होगी। अगर एक भी बंदे का मेरे कारण सिलेक्शन हो पाता है तो मैं लकी समझूंगा कि मेरी ये स्टोरी आपके किसी काम आ पाई। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू वेरी मच।